ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्यदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर। आ, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर द्वारा प्रस्तुत दैनिक पंचांग में। यह नित्य के भांति 5 भागों में हुआ करता है और इसका लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप अलग से हम पोस्ट किया करते हैं। तो इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक हम YouTube के माध्यम से और उनके सौजन्य से आप तक पहुंचाने में समर्थ हो रहे हैं। आज 4 मई 2025 वर्ल्ड लाफ्टर डे है। इस अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं दैनिक पंचांग के पहले भाग में। और पहले भाग में जाने के पूर्व यह बता दें कि हमारे संस्थान में, हमारे केंद्र पर कंसल्टेशन भी दी जाती है और शिक्षा भी दी जाती है। और इन विषयों पर हमने शिक्षा ग्रहण किया है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर, खास करके मेडिकल पर हमने पीएचडी भी हासिल की, पीएचडी की भी डिग्री प्राप्त की है। संस्थान और जो केंद्र है वह सॉफ्ट इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत, जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और लाइफ टाइम इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन अमेरिका का सदस्य है। साथ साथ इस केंद्र का जो सेंटर है उसकी क्यूआरओ जो आईएसओ सर्टिफाइड एजेंसी है, उसका सर्टिफिकेशन हमें प्राप्त है। तो चलते हैं दैनिक पंचांग के पहले भाग में। और स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के पहले भाग। 4 मई 2025 तिथि माह वैशाख, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलियुग का यह 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:11 पर, सूर्यास्त 6:22 पर, सनराइज एट 5:11 AM एंड सनसेट एट 6:22 PM। दिशाशूल पश्चिम, फिर भी उस दिशा में यात्रा करना पड़े तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा में शुभता लाएं। पंचांग के 5 अंक, दिन वार रविवार, तिथि प्रातः 7:18 तक सप्तमी, उसके बाद अष्टमी। नक्षत्र दिन के 12:53 तक पुष्या, उसके बाद अश्लेषा। योग देर रात्रि, मध्य रात्रि कहें, 0:42 तक गंड, उसके बाद वृद्धि। करण प्रातः 7:18 तक वनिज और उसके बाद विष्टि भद्रा। रात्रि में 7:21 तक विष्टि भद्रा रहेगा, उसके बाद बौ। ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। हम अब इसके पूर्व के हम महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलें। जरा देखते हैं शिव का वास कहाँ है। तो आज शिव का वास जब तक सप्तमी है तब तक वे भोजन पर हैं और तत्पश्चात वे शमशान में हैं। तत्पश्चात वे शमशान में हैं, जो कि अशुभदायक है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:20 से 12:13 तक। अमृत काल प्रातः 6:24 से 8:01 तक। रवि पुष्य योग प्रातः
5:11 से 12:53 तक। सर्वात सिद्धि योग प्रातः 5:11 से 12:53 तक, यानी रवि पुष्य योग और सर्वात सिद्धि योग आज के सूर्योदय से 12:53 दोपहर के, या अपराह्न कहिए, दोपहर के कुछ थोड़ी देर के बाद तक है। रवि योग आज नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:51 तक। गोधूली बेला संध्या 6:21 से 6:42 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:24 से मध्य रात्रि 0:08 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता है। अशुभ मुहूर्त में राहु काल 4:43 अपराह्न से संध्या 6:22 तक। गुलिक काल अपराह्न 3:04 से 4:43 तक। यमगंड प्रातः 11:46 से 1:25 तक। और वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 2:17 से 3:58 तक। भद्रा प्रातः 7:18 से रात्रि के 7:21 तक। और गंडमूल अपराह्न 12:53 से 5:10 तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो चंद्रदेव सूर्यदेव में उच्च राशि में है। चंद्रदेव अपने स्वराशि में। मंगल देव कर्क नीच राशि में। बुध देव मीन नीच राशि में। बृहस्पति देव वृषभ की राशि में। शुक्र देव मीन उच्च में है। शनि देव मीन में। राहु देव मीन और केतु देव कन्या। आज चंद्रदेव कर्क अपनी राशि में आए हैं और उनका अंश वे बैठे हैं मंगल देव के साथ। दोनों का अंश में काफी कम का अंतर है, और जब भी कम का अंतर होता है तो चंद्र मंगल योग बनता है। ऐसे में व्यक्ति के, आज के लोगों के पर जो प्रभाव पड़ता है चंद्र मंगल का, ये शुभ ही होता है। और यदि जिस व्यक्ति का यह जो तीसरा, छठा, 10वां या 11वां हाउस में बनता है भाव में, वह और फायदेमंद होता है। इससे ख्याति प्राप्त हो सकती है, धन भी लोगों को मिल सकता है, और दुश्मनों पर विजय प्राप्त हो सकती है। लेकिन जो मदरली लव है, चूंकि चंद्रमा मंगल के साथ है, चंद्रमा शीतल, मंगल अग्नि, इसलिए जो मदरली लव है वह कम हो सकता है। कोई ये नशा है तो वह बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के लिए जो बुरी आदतें हैं उस बढ़ सकती हैं। गुस्सा ज्यादा हो सकता है। इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अपने आप को नियंत्रित रखने का जरूरत है, क्योंकि चंद्र मंगल योग थोड़ा डिप्रेशन भी दे सकता है। मंगल उग्रता का है। चंद्रमा एक तरह से अपनी राशि में, मंगल नीच के हैं। तो कर्क की राशि में मंगल अग्नि की जल की राशि में है, जो कि अपने खुद अग्नि ग्रह है। और चंद्रमा जलीय ग्रह है। स्वाभाविक है, जल और अग्नि का जब मिलन होता है तो कुछ न कुछ मानसिक वेदना, कुछ न कुछ परेशानी होती है। और चूंकि 12 अंश का है, इसलिए फलदायी भी है। सूर्य भी फलदायी है। शुक्रदेव मीन उच्च राशि में भी बैठकर फलदायी है। तो इस तरह से यदि कहा जाए कि आज का दिन ग्रहों के चाल के अनुसार थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रदेव मंगल का जो युति है अग्नि और पानी का, वो भी जलीय राशि में,
और वह भी शनि के नक्षत्र में, तो थोड़ा परेशानी हो सकती है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। इस प्रकार यदि हम मित्र राशि के अनुसार देखें तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह है। और बृहस्पति देव की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4 हैं, चंद्रमा की राशि में 2 ग्रह हैं, और शेष सूर्य और शनि को छोड़कर शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे राशियों और ग्रहों का संबंध। नक्षत्र में संबंध यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, सम नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, और स्व नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। ये स्व नक्षत्र वाले ग्रह बुध देव तथा शनि देव हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो बुध की राशि में शनि देव के नक्षत्र में 4 ग्रह, बुध देव के नक्षत्र में 1 ग्रह, सूर्य देव के नक्षत्र में 1 ग्रह है, मित्र के नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु के नक्षत्र में 2 ग्रह, स्व नक्षत्र में 2 ग्रह, और सम नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। चंद्र राहु केतु ये स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और इस प्रकार चंद्रदेव राहु केतु को छोड़कर, जिसके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, शनि देव के नक्षत्र में 4 ग्रह, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह हैं। इस तरह से हम ग्रहों की आकाशीय स्थिति से परिचय आपको कराया। यदि ग्रहों के गोचर की तालिका जो इस माह का है वह देखें तो सूर्य देव 15 मई को, बृहस्पति देव सबसे पहले 14 मई को अब वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएंगे। सूर्य देव अपने उच्च के राशि से वृषभ राशि में आएंगे, वहीं राहु देव केतु देव आंशिक रूप से परिवर्तन करेंगे और वे मीन राशि से कुंभ में जाएंगे। केतु देव वहीं कन्या से सिंह में जाएंगे। बुध देव मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे। राहु देव पुनः असली इनका जो गोचर होगा वह जो हमने पिछले अभी जस्ट बताया कि मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे, और केतु देव कन्या से सिंह में आएंगे। शुक्र देव महीने के अंतिम दिन भी मीन राशि से मेष राशि में आएंगे। तो ये रहे हमारे ग्रहों के गोचर तालिका जो मई मास का है। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी होगा। और अब हम आपको ले चलते हैं अपने दूसरे भाग में, जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसके अनुसार कैसा फल होगा, यह हम इसको देखते हैं। जन्म पत्रिका में चंद्रमा, जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस जहां होते हैं, जिस नक्षत्र में, नक्षत्र समूह में उनके स्वामी कैसा फल देंगे वह हम यहां से देखते हैं। क्योंकि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जो राशि में होते हैं, जो नक्षत्र में होते हैं, राशि का हम अलग से वीडियो तो अगली प्रस्तुति में, इसी प्रस्तुति के अगले पृष्ठ पर हम जाएंगे। लेकिन जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी जो फल देते हैं उसे ही हम इस उसके अनुसार फलित करते हैं, जिसे सामान्य भाषा में नवतारा चक्र कहा जाता है, और चंद्रमा के गोचर से संबंधित तो इसे ताराबल कहा जाता है। नवतारा चक्र और ताराबल लगभग एक ही है, सिद्धांत एक ही है। और इसलिए नवतारा चक्र की महत्ता, नवतारा चक्र की जो उपयोगिता है वह व्यक्ति के दैनिक जीवन में से संबंध रखता है, चाहे वो दैनिक जीवन हो
या दीर्घकालीन जीवन। और ताराबल चंद्रमा के गोचर का जिस नक्षत्र में है उससे संबंधित फल देता है। तो चूंकि हमने आप नक्षत्र नवतारा चक्र पर अलग से वीडियो डाला है आपकी उपयोगिता के लिए, जो कि आप देखें यदि, तो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा, यह सब मेरा पक्का विश्वास है। साथ ही साथ आपके जीवन में उपयोगिता की काफी होगी। क्योंकि दशा महादशा आपके कैसे परिणाम देंगे, समय कौन सा अच्छा होगा, कब आपको सावधान रहना है, और साथ ही साथ पार्टनर बनाने में, चाहे बिजनेस पार्टनर हो या कोई भी व्यक्ति से संबंध आपका कैसा हो, यह उनके आपके जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है और उनके नक्षत्र के अनुसार विवेचना कर, एनालिसिस कर हम निकालते हैं। तो आपके अनुरोध पर उसका प्रैक्टिकल वीडियो भी हमने डायरेक्ट डाला है, अलग से छोटा। आशा करते हैं यह उपयोगी होगा। संक्षेप में यहां बता दें कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं जिनकी क्रम संख्या निर्धारित है, और ग्रह कुल 9 ही होते हैं जिनका क्रम संख्या दशा के अनुसार निर्धारित है, जो केतु से आरंभ होते हैं और बुध में पर समाप्त होते हैं। ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, यानी ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही फल देते हैं। इसलिए कौन से नक्षत्र किस ग्रह का फल देंगे, स्वामित्व कैसे किसका होगा, यह निकालने के लिए सभी ग्रह नक्षत्रों को क्रम 3 श्रेणी में रखे गए। क्रम संख्या 1 से 9 तक पहला श्रेणी, 10 से 18 तक दूसरा श्रेणी, और 19वां से 27वां तक तीसरा श्रेणी। और हर श्रेणी में से पहला जो नक्षत्र हुआ, यानी पहला, 10वां और 19वां, अश्विनी, माघा और मूला, इनका स्वामित्व पहले ग्रह को दिया गया, केतु देव। और इसी तरह से पांचवां, बीच का 1 से 9 के बीच का मध्य, ये ग्रह बनते हैं मंगल। और पांचवां, 14वां, 23वां नक्षत्र क्रमशः मृगशिरा, चित्रा और श्रेष्ठा हुए, इनका स्वामित्व मंगल देव को दिया गया। और अंतिम में कहें कि 9, इसी क्रमानुसार 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामी अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती का स्वामित्व बुध देव को दिया गया। फलित करने के लिए हमेशा यह याद रखते हैं, यह जरूरी है कि फलित कैसे करें। तो फलित करते समय नव तारा चक्र या तारा बल में हम जब भी फलित करेंगे तो यह देखेंगे कि जो हमारा जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके नक्षत्र समूह के स्वामी से हम गिनती आरंभ करते हैं। जिस नक्षत्र में भी हो, नक्षत्र समूह के स्वामी जो भी हो, जो भी ग्रह, वहां से गिनती आरंभ करते हैं, और ये ग्रह मिश्रित फल देते हैं। इसके बाद तीसरा और पांचवा, सातवां ग्रह जो है वह पीड़ा देते हैं, कार्य में बाधा देते हैं, यहां तक कि नैधन्य भी बोला जाता है सातवां को, अत्यधिक पीड़ा। एक तरह से अगर आयु बची हुई है तो पुनर्जन्म कहिए, ये भी होता है। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह शुभ फलदायी होते हैं, आठवां नौवां विशेष शुभ फलदायी होते हैं। और इसी तरह से हम दशा महादशा को देख सकते हैं कि मेरे अग्रिम हम सोच से विवेचना कर सकते हैं कि मेरे जन्म पत्रिका के अनुसार कौन कौन से महादशा मेरे लिए खराब होंगे, कौन कौन सी अंतरदशा हमारे लिए बाधक बनेगी, पीड़ादायक बनेगी, वहां सावधान रहना। कौन सा बिजनेस पार्टनर किस नक्षत्र का, किस ग्रह का, वह हमारे लिए पीड़ादायक बनेगा, कहाँ तालमेल नहीं मिल सकता है, रिश्ते नाते आदि के साथ हमारा तालमेल कैसा रहे।
या उनका आचार विचार कैसा हो। इसी तरह से मित्रों, परिजनों और शुभेच्छु भी को यदि यह शेयर किया जाए, साझा किया जाए, तो वे भी आकलन कर सकते हैं और अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं। इसलिए जरूर शेयर करें उन्हें भी। अब आज का हम जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसके अनुसार फल देखते हैं। चंद्रमा का गोचर 12:53 तक पुष्य नक्षत्र में है, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र में हो रहा है, जो हमारे इसी प्रस्तुति के पूर्व वीडियो में, पूर्व पृष्ठ पर थे, आप देख चुके हैं पहले भाग में। अब हम अपने जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वो ढूंढते हैं, और उस क्रम से जहां पर हमारा चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, मान लीजिए कि मेरा जन्म कृतिका के नक्षत्र में हुआ है, तो हम कृतिका नक्षत्र से इस रो में बढ़ेंगे और यहां पर पहुंचेंगे। तो जब हम यहां पर पहुंचेंगे तो 12:53 तक हमारे लिए साधक है, यानी शुभ है, और इसके बाद 12:53 के बाद हमारे लिए अति अशुभ है। तो हमें सावधान रहना जरूरी है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मेरा जन्म, मान लीजिए कि पूर्वाभाद पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, तो इस रो को हम पकड़ते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के समक्ष हमारे लिए शुभ है जब तक 12:53 तक है, 54 53 तक, और उसके बाद विपत है जो कि बाधक है, समस्यादायक। यदि एक और ग्रह लिया जाए तो हम लेते हैं भरनी, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा में से किसी का जन्म किसका ही हुआ होगा। तो पूर्वार्ध जो होता है, जो हमारा पुष्य नक्षत्र में जब तक चंद्रमा है 12:53 तक, वह हमारे निधन कारक है, यानी काफी पीड़ादायक है। उसके बाद मित्रता का है, यानी शुभ है। तो ये रहेगा। इसी तरह से हम ग्रहों के नक्षत्रों के अनुसार जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हमारे हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार हम फलित कर अपना कैसा कैसी संभावना है आज का दिन का, यह हम निकाल सकते हैं, और इसी विधि से हम अन्य फलित कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी होगा, और आपके मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के लिए भी यह उपयोगी होगा, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसे हमारी कामना भी है, और ये उद्देश्य भी है। अब हम चलते हैं अगली प्रस्तुति में, जो चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल होने की संभावना है। स्वागत है आपका जन्म दैनिक पंचांग के तीसरे भाग में। चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार फल देखते हैं। तो अभी चंद्रमा कर्क राशि में आज भ्रमण कर रहे हैं, जो कि उनकी अपनी राशि है, और उस राशि में ही रहेंगे आज, उनका राशि परिवर्तन नहीं है। इसलिए वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर तथा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुभता के संदेश हैं। शेष राशि वाले थोड़ा सावधान रहें, इष्ट देव की आराधना करें। यहाँ यह बताते चले, यह फलित आपके चंद्र राशि के अनुसार है, लगन के अनुसार नहीं। तो चंद्रमा जिस राशि में है वह राशि के अनुसार देखें कि आपके लिए आज के दिन चंद्रमा क्या लेकर आए हैं, क्या संकेत दे रहे हैं आज के दिन के शुभता के संबंध में। इसे हम चंद्र बलम कहते हैं। तो चंद्र में बल कितना है, और चंद्र उस बल से आपके जीवन में, आज के दैनिक जीवन में क्या शुभता ला रहे हैं, क्या परेशानी ला रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं अपने चौथे भाग में, चौथे पृष्ठ पर, जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित है। शुभ और अशुभ काल कौन सा है,
किसी भी को कार्य को करने के लिए। चौघड़िया ज्योतिष, चौघड़िया मुहूर्त बहुत ही उपयोगी मुहूर्त है, और यह किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे पूजा पाठ हो या अन्य मुहूर्त हो, या किसी कार्य को पहले जब हम आरंभ कर रहे हैं उस समय भी यह देखा जा सकता है। और चौघड़िया ज्योतिष में हम कोई मुहूर्त यदि नहीं देख पाए, यदि कोई व्यक्ति कोई मुहूर्त नहीं देख पाए, तो इस मुहूर्त को भी देखकर अपना कार्य आरंभ कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। और उन्हें सलाह दिया जाता है कम से कम यह मुहूर्त जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए ही हमने चौघड़िया का पर अलग अलग वीडियो हिंदी और अंग्रेजी में डाला है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में, ताकि आपके लिए ज्ञानवर्धक हो और आप इसका भरपूर ये उपयोग कर अपने दैनिक जीवन में भी शुभता ला सकते हैं। दीर्घकालीन जीवन और दैनिक जीवन दोनों में शुभता ला सकते हैं, और अशुभता बिल्कुल न हो यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो संक्षेप में यह बता दें कि दिन का चौघड़िया 8 हुआ करता है, दिन के पल 8 होते हैं और रात्रि के भी 8 होते हैं, इसलिए 16 कुल होते हैं। इसलिए दिन का चौघड़िया 8, रात्रि का चौघड़िया 8। किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो प्रतिदिन हुआ करता है, वो प्रथम चौघड़िया जो भी होता है उसी की पुनरावृत्ति होती है, वही वही रिपीट होता है। रात्रि का चौघड़िया भी जो रात्रि आरंभ होता है उसी चौघड़िया से रात्रि समाप्त भी होता है। तो रहे सप्ताह के 7 दिन, 7 चौघड़िया। और ये सप्ताह के 7 दिन के रूलिंग प्लैनेट अलग अलग ग्रह हैं, अलग शासक ग्रह अलग अलग ग्रह हैं, यानी 7 दिन के ग्रह, 7 जो साप्ताहिक दिन है उनके स्वामी अलग अलग ग्रह हैं। और उन ग्रहों को विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस प्रकार 7 चौघड़िया के लिए अलग अलग ग्रह हुए, उनके उनसे संबद्ध जो ग्रह हुए, और उनसे संबंधित ग्रह जो हैं वह विशेष कार्य प्रयोजन के लिए अधिकृत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रत्येक चौघड़िया किसी न किसी विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है, और इसलिए इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। और यही वजह है कि चौघड़िया का पर वीडियो हमने अलग अलग डाला है। चौघड़िया मुहूर्त को देखते समय ये हम सुनिश्चित जरूर करेंगे, कर लेना चाहिए हमें, कि दिन का चौघड़िया अक्सर वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित होता है। राहु काल ज्यादा अशुभता देता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। यदि इन अशुभताओं से अधिव्याप्त है तो उस अवधि को त्याग देना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो शुभता तो दूर अशुभता ज्यादा होती है। तो ये आज का चौघड़िया देखें। आज चूंकि सूर्यदेव दिन रविवार है, सूर्यदेव का दिन है, रविवार के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं, और सूर्यदेव का जो चौघड़िया है वह उद्वेग है। चूंकि ये एक तरह से सूर्यदेव गर्म ग्रह हैं, इसलिए अशुभ, सामान्यतः अशुभता हो सकती है, किंतु ये सरकारी कार्यों से संबंध बहुत ही अच्छे फल देते हैं। तो इस प्रकार आज देखें कि अमृत चौघड़िया जो सर्वोत्तम चौघड़िया हुआ करता है, किसी भी कार्य करने के लिए वह शुभ है, वह वार वेला से ग्रसित है। और काल हानि चौघड़िया, काल चौघड़िया जो दैनिक वृत्ति से संबंध रखता है, वह भी काल वेला से ग्रसित है। और पुनः संध्या का उद्वेग चौघड़िया जो दोबारा आ रहा है वह राहु काल से ग्रसित है। इसलिए इन 3 जो हमारी चौघड़ियां हैं इसका त्याग करना चाहिए, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और रात्रि में काल लाभ चौघड़िया, यह हमारे काल रात्रि से ग्रसित है, इसलिए यह भी अशुभ है। तो ये रहे हमारे
दैनिक पंचांग के चौथी प्रस्तुति। पांचवी प्रस्तुति पे आपको, पांचवी और अंतिम प्रस्तुति पे ले चलते हैं, जो अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कैसा है। हमने अपने पिछले सभी प्रस्तुतियों में लगभग यह बार बार दोहराया है कि अंक ज्योतिष 1 से 9 अंक तक काम करता है, शून्य पर काम नहीं करता, क्योंकि शून्य अनंत को रिप्रेजेंट करता है। उन शून्य का मतलब अनंत। और जब भी हमें एक से ज्यादा अंक हमारे पास होते हैं किसी भी रूप में, तो वह उन अंकों को जोड़कर एकल अंक हम बना लेते हैं, ताकि 1 से 9 अंक हमारे पास ही रहें। और इसलिए अंकों के समूह में प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़कर एकल अंक परिवर्तित कर हम उसे उपयोगी बनाते हैं अंक ज्योतिष के लिए। कोई शब्द हमारे पास हो सकते हैं जो अक्षरों का समूह हो सकता है, यह कुछ भी हो सकता है। नाम का कहीं कहीं लेटर होगा, नाम से संबंधित होगा, शहर से संबंधित होगा, या अक्षर और अक्षर और अंक का समूह भी हो सकता है। गाड़ी संख्या हो सकती है, मकान संख्या हो सकता है, आदि आदि। तो जब भी हम ऐसे हमें स्थिति का सामना करने पड़े, जब अंक आए या अंक और अंक अक्षर आए, शब्द आए, और शब्द और अंक का समूह आए, तो शब्दों में प्रयुक्त हुए अक्षरों का जो अंकीय मूल्य है उससे शब्द को परिवर्तित कर लेते हैं, और फिर सारे अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाते हैं, तब विवेचना करते हैं। जन्म जो हमारा होता है वह जन्म तिथि निर्धारित है, और वह जन्म तिथि का जो जन्म तिथि है 2 अंकों का, उसको योग करते हैं तो मूलांक बनता है, जिसे अन्य न्यूमरोलॉजी की भाषा में ड्राइवर भी कहते हैं, सोल नंबर भी कहते हैं। तो ये प्राइम नंबर हुआ करता है। और इसी तरह से जो जन्म तिथि, माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो भाग्यांक बनता है, कंडक्टर भी कहते हैं, लाइफ नंबर भी कहते हैं। तो इस प्रकार यदि आपस का तालमेल मूलांक और भाग्यांक या ड्राइवर कंडक्टर में नहीं है, फिर जरूरत पड़ती है हमें कौन सी एनर्जी नाम से मिल रही है या अन्य अंक जो हम प्रयोग में कर रहे हैं उससे मिल रही है, चाहे मोबाइल नंबर हो, मकान संख्या हो, शहर संख्या हो, कुछ भी। और 1 से 5, 1 से 9 अंक के बीच पांचवा अंक जो होता है बैलेंस होता है। यहाँ ये बताते चलें, 1 से 9 अंक जो हमारे एकल अंक बने उसके अलग अलग स्वामी होते हैं। वह वास्तु के का अलग अलग दिशा बताता है, और साथ ही हमारे शरीर में तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ अंक हमारे अगर भाग्य में हमारे जन्म तिथि में नहीं है, तो वह अंक, वह तत्व हमारे शरीर में कमी महसूस हो सकता है। और यदि कोई अंक हमारे शरीर में हमारी जन्म तिथि में 1 से ज्यादा बार है, तो वह तत्व हमारे शरीर में अधिक हो सकता है। और यदि 2 से ज्यादा है तो तत्वों की अधिकता हमें नुकसान कर सकती है। तो ये रहे जन्म, जो हमारे न्यूमरोलॉजी है उसका सार। आज का तिथि जो देखते हैं तो चार, जो तिथि का योग 4 होता है, और तिथि माह और वर्ष का जो 9 होता है। 4 9 का जो तालमेल है वो अच्छा नहीं होता है, बहुत ज्यादा अति शत्रुता है आपस में। और इसलिए 4 और 9 के बीच में ऐसे अंक को लाया जाता है जो शुभ लाए हो, जिसमें शुभता बने। आज के मूलांक से जब संबंध देखते हैं, और विभिन्न मूलांक वाले लोगों का जन्म जो हुआ है 1 से 9 के अंक मूलांक वालों का, उससे आज के दिन के जो अंक हैं उससे कैसा संबंध है। तो जिस जातक का जन्म 1 10 19 28 तारीख को हुआ है, एक मूलांक बनता है, सूर्यदेव इनके स्वामी बनते हैं। 1 और 9 का संबंध मित्रता का है, इसलिए 5 स्टार मिल रहे हैं सबसे ज्यादा। कहा गया है अंक ज्योतिष में, 1 राजा, 9 सेनापति। स्वाभाविक है, सेनापति का एक जो राजा से तालमेल अच्छा रहता है। राजा को भी सेनापति की जरूरत है, सेनापति को भी राजा का।
तो 5 स्टार मिल रहे हैं और 100% सफलता का दर होने की संभावना है। और ये कहें कि सुपर सक्सेस, एक शब्द। 2/11/2029 जिनका जन्म तिथि है, 2 मूलांक बनता है, चंद्रदेव जिनके स्वामी बनते हैं। चंद्रमदेव 2 नंबर वाले को रानी बोला जाता है। रानी को सेनापति से ज्यादा कोई फायदा नहीं और ज्यादा कोई संपर्क नहीं, इसलिए 1 स्टार मिल रहे हैं। 30%, 30% सफलता का दर है। मैरिड लाइफ में कुछ समस्या हो सकती है, स्ट्रगल हो सकता है। 3/12/21 30 तारीख को जन्मे जातक, 3 मूलांक बनता है। 3-9 का संबंध भी अच्छा नहीं होता, शत्रुता का संबंध है आपस में। 2 स्टार मिल रहे हैं। 40 से 50% सफलता का दर होने की संभावना है। और यदि जातक एजुकेशन, शिक्षा या हीलर या टीचर के रूप में कहीं संबद्ध है, तो यह उसके लिए जो सफलता का दर है कुछ बढ़ा सकता है। 4 मूलांक वाले, इनका जन्म तिथि किसी भी माह का 4/13/22/31 को हुआ होता है। ये सावधानी इनका जरूरी है, क्योंकि 4 और 9 बहुत अधिक शत्रुता रखते हैं, अति शत्रु हैं दोनों आपस में। 80% सफलता हो सकता है यदि ये मेडिकल लाइन से संबंध रखें, मेडिकली शिक्षा से संबंध रखें। नहीं तो स्ट्रगल भी हो सकता है और सर्जरी भी हो सकती है। कई घटनाएं घट सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती है, छोटी मोटी चोट लग सकती है। 5/14/23 तारीख को जो जन्मे जातक, 5 मूलांक होता है। बुद्धदेव इनके स्वामी बनते हैं। 5 और 9 का संबंध तटस्थता का है। 3 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। वित्त आदि से संबंधित रखते हैं, कारोबार से, तो इनके लिए शुभता, जो सक्सेस रेट है वो ज्यादा बढ़ सकती है। 6 मूलांक वाले, 6/15/24 तारीख को जिनका जन्म है, शुक्र देव इनके स्वामी हैं। दिन सामान्य होने की संभावना है। 6-9 का संबंध तटस्थता का। 2.5 स्टार मिल रहे हैं। 80% सफलता मिल रहा है, लेकिन मीडिया से संबंध लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सावधानी है, स्कैंडल से बचने की जरूरत है या कंट्रोवर्सी से दूर रहें। 7/16/25 तारीख को जन्मे जातक, 7 मूलांक होता है। केतु देव इनके स्वामी होते हैं। तट आपस का संबंध तटस्थता का है। 1.5 स्टार मिल रहे हैं। 60% सफलता का दर है। और यदि जातक अकल्ट, हीलर या टीचर का से संबंध रखता है, शिक्षा से संबंध रखता है, तो सफलता का दर बढ़ सकता है। 8/17/26 तारीख को जन्मे जातक, 8 मूलांक होते हैं। शनि देव इनके स्वामी होते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है, सामान्य होने की संभावना है। और 8-9 का संबंध तटस्थता का है। 30% सफलता का दर है। यदि लॉ या आर्मी से, कानून या सेना से संबंध रखते हो, तो इनके लिए शुभता का है। 9/18/27 तारीख का जन्म, 9 मूलांक वाले, मंगल स्वामी इनके, दिन का भी नंबर अंक 9 है। तो सावधानी जरूरी है, क्योंकि दोनों अग्नि तत्व जब होंगे तो नुकसान होगा। या दो 9, इसलिए 9 और 9 का संबंध अति शत्रुता का हो जाता है। 10 से 40% सफलता का दर होने की संभावना है। और यदि यह आर्मी से संबंध रखते हैं, तो शुभ हो सकता है, कुछ सफलता का दर बढ़ सकता है। किंतु थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह 9-9 का कॉम्बिनेशन थोड़ा चोट आदि दे सकता है। परिणाम थोड़े अच्छे नहीं हो सकते। तो ये रहे हमारे अंतिम प्रस्तुति। आपको हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और अंत में आप हमारे साथ रहे, हमारे वीडियो को देखते रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सुझाव हमें मिलता रहा है, इसके लिए भी धन्यवाद। और आपको नमन तथा कोटि कोटि धन्यवाद।
क्योंकि आप इस प्रस्तुति को साझा भी कर रहे हैं अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच, जो शुभ कार्य है, ताकि उनके जीवन में भी शुभता आ सके, अशुभता की कमी हो। और ज्ञान बांटने का काम होता है, संचय करने का काम नहीं होता। इसलिए आप इस ज्ञान को जो हम बांट रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको देने के लिए, और आप उसे फिर आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपको नमन, दिल से और कोटि कोटि धन्यवाद है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की प्रस्तुति यहाँ समाप्त करते हैं। दिन आपका शुभ हो। वर्ल्ड लाफ्टर डे है। आपका रविवार दिन है। दिन मुस्कुराता हुआ बीते, हंसता हुआ बीते। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। जय सूर्यदेव। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।